द्वितीय वर्ष का जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, रीतिकालीन कवियों को संपादित करके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो रीतिकाल क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास की हमें संक्षिप्त जानकारी पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस काल का अर्थ क्या है, इस काल का नामकरण क्यों पड़ा। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो प्रारंभिक काल को हमने आदिकाल कहा, उसके बाद में मध्यकाल के दो उप विभाजन किए। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहा गया और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रीति का क्या अर्थ है, इस कालखंड का समय क्या निर्धारित किया गया। तो 1700 से 1857 तक की इस कालावधि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल क्या है, क्यों कहा गया, इससे पहले हम रीति शब्द के अर्थ को हमें जान लेना चाहिए कि रीति शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, पथ, परंपरा, रिवाज इत्यादि। कहीं न कहीं ये शाब्दिक अर्थ भी इस कालखंड में अपना एक महत्व रखता है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो काव्य रीति के अर्थ में रीति काव्य रीतियाँ मानी गई है, जैसे वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली मुख्य रूप से 3 काव्य रीति मानी गई है। तो उस दृष्टिकोण से रीति का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना इति रीति। विशेष प्रकार की पद रचना को हम रीति कहते हैं। यहाँ जो ये विशिष्ट है या विशेष है, ये बड़ा महत्व रखता है। विशिष्ट पद रचना इति रीति। मैंने बताया कि 3 काव्य रीति प्रमुखतः मानी जाती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। और इन तीनों काव्य रीतियों का संबंध काव्य गुणों से होता है, जैसे काव्य गुण प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो ये जो विशेष शब्द आया है उसको आगे और अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा विशेषो गुणात्मा। ये विशेष गुण है जो काव्य की आत्मा है और इनका संबंध काव्य रीतियों से है। इन पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, ये अलग विषय है। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल क्या है। दूसरी तरफ देखें तो काव्य शास्त्र में ये एक संप्रदाय के रूप में रीति संप्रदाय चलता है, जो 5 संप्रदाय है काव्य शास्त्र में। तो रीति संप्रदाय के आचार्य है वामन। इन्होंने रीति संप्रदाय काव्य शास्त्र में दिया और उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि रीति ही काव्य की आत्मा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में के इस कालखंड को 1700 से लेकर 1857 तक के कालखंड को रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्होंने क्यों इस कालावधि को रीतिकाल नाम की संज्ञा दी? क्योंकि इस कालखंड में जो रचनाएं रची गई, जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जो रीति ग्रंथों का निरूपण किया गया, इनके आधार पर शुक्ल जी ने इस कालखंड को रीतिकाल नामकरण दिया। संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उनके आधार पर हिंदी के आचार्यों, जिनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि मैं बड़ा आचार्य, तो उन्होंने उन लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करते हुए हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे। इस आधार पर इन ग्रंथों को या इस कालखंड को, इन ग्रंथों को तो रीति ग्रंथ कहा गया, लक्षण ग्रंथ कहा गया और इस कालखंड को रीतिकाल कहा गया। लेकिन अन्य विद्वानों ने भी इस कालखंड का अपने अपने मतों के अनुसार अलग अलग नाम दिया। मिस्र बंधुओं ने इस कालखंड को अलंकृत काल कहा। उनका मानना है कि इस कालावधि में
अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। कोई भी रचना अलंकारों से वंचित नहीं रही। इसलिए इस कालखंड को हम रीति का अलंकृत काल कह सकते हैं। इनका मानना भी सही है। इस कालावधि में जितने भी ग्रंथ रचे गए उनमें भरपूर अलंकारों का प्रयोग किया गया। लेकिन काव्य के जो कला पक्ष है उसके आधार पर हम किसी कालखंड का, केवल अलंकारों का प्रयोग होने पर कालखंड, पूरे कालखंड का नाम अलंकृत काल नहीं कर सकते, क्योंकि इस कालखंड में बहुत सारी काव्य धाराएं भी चल रही थी। यहाँ भक्तिपरक रचनाएं भी हुई, वीर रस की रचनाएं भी हुई, नीतिपरक रचनाएं भी हुई और श्रृंगारिक रचनाएं भी हुई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालावधि को श्रृंगार काल कहा। उनका मानना है कि यहाँ श्रृंगारिक रचनाओं का निर्माण अत्यधिक हुआ, इसलिए इस कालावधि को हम श्रृंगार काल कह सकते हैं। लेकिन मैंने पूर्व में बताया कि इस कालावधि में भक्तिपरक रचनाएं भी हुई, नीतिपरक रचनाएं भी हुई, वीरतापरक रचनाएं भी हुई और श्रृंगारिक रचनाएं भी हुई। इसलिए किसी एक विशेषता के आधार पर इस कालावधि का नाम हम श्रृंगार काल नहीं कर सकते। ये वो दौर था जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति के नवीन प्रयोग हुए। रमाशंकर शुक्ल ने, रसाल ने इसको कला काल कहा कि ये कला शब्द तो स्थापत्य का है, कि कलाओं का अधिक प्रचलन हुआ है, अधिक रूप से यहाँ कला पक्ष को बड़ी मजबूती मिली, इसलिए इस कालावधि को हम कला काल कह सकते हैं। आगे भागीरथ प्रसाद मिश्र ने इसको रीति श्रृंगार काल कहा। शुक्ल जी वाली नकल कर ली, रीति शब्द वहाँ से ले लिया और श्रृंगार शब्द और जोड़ दिया। लेकिन अनंतोगत्वा ये जो श्रृंगार है, कला काल है या अलंकार है, ये कहीं न कहीं इन सब का समायोजन उस रीति में ही हो जाता है। इसलिए रीति में ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती है। इसलिए इस कालावधि को अगर सर्वमान्य मत की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल कहना उपयुक्त ठहरता है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उसमें कलाओं का प्रयोग भी हुआ, श्रृंगारिक रचनाएं भी अत्यधिक थी, अलंकारों का प्रयोग भी हुआ, लेकिन उसके समानांतर बहुत सारे और भी, मैंने पूर्व में कहा, भक्तिपरक भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं रची गई, नीति की सूक्तियाँ, कुंडलियाँ इत्यादि रची गई, वीरपरक रचनाएं रची गई। और तो और स्वच्छंद रीति मुक्त जो धारा के जो कवि थे, वह भी किसी परिपाटी में या लक्षण ग्रंथों के नियमों में बंद कर उन्होंने अपनी रचना नहीं की कि हाँ इस रचना में ये काव्य गुण होना चाहिए, ये श्रृंगारिक होनी चाहिए, ये अलंकार होना चाहिए। उन्होंने कभी भी इस परंपरा की पालना नहीं की। इसलिए सर्वमान्य मत की दृष्टि से देखें तो इस कालखंड को हम रीतिकाल कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस शब्द को, रीति शब्द को, साहित्य में प्रयुक्त रीतिकाल को मोटे तौर पर समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।